गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 9। कल हमने त्वरण की परिभाषा पढ़ी थी और जो कुछ भी था उसके बारे में सब कुछ बताया गया था। एक बात आगे बढ़ते हैं, एक बार दोहरा लेते हैं त्वरण की परिभाषा क्या होती है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। त्वरण की हमने कल आपको बताया था कि वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। इसे स्मॉल a से प्रदर्शित किया जाता है। त्वरण एक सदिश राशि है, ठीक है। आपको बता दें कि त्वरण का जो मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। आज आपको बताएंगे गति के समीकरण। गति के मूल रूप से 3 समीकरण होते हैं, जिसमें से पहला समीकरण है v बराबर u प्लस at। दूसरा समीकरण है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और तीसरा समीकरण है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये गति के 3 ऐसे समीकरण हैं जिससे हम किसी भी ऋज रेखीय पथ पर गति कर रहे पिंड की गति के बारे में अध्ययन कर सकते हैं, यानी कि उसकी वास्तविक स्थिति, उसका त्वरण, उसके द्वारा चलने में लगा समय, तय की गई दूरी, एक्स्ट्रा जो भी क्वेश्चन में आएगा आपको बताया जाएगा। इन समीकरणों का डेरिवेशन आपको बताएंगे। सबसे पहले हम प्रथम समीकरण से शुरुआत करते हैं। तो अगर हम पहले समीकरण की शुरुआत करते हैं तो लिखते हैं त्वरण की परिभाषा से। त्वरण की परिभाषा क्या थी कि वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं, अर्थात a इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपान t। यहीं से शुरुआत करते हैं। t को इधर भाग में इधर पक्षांतर करते हैं, इधर गुणे में आ जाता है, हो जाता है at इज इक्वल टू v2 माइनस v1। v1 इधर माइनस में है, इधर लाएंगे तो आपका हो जाएगा प्लस में, अर्थात v2 इज इक्वल टू v1 इधर माइनस में था, इधर आया तो प्लस में, और प्लस at। v2 को हम अंतिम वेग कहते हैं, इसे v से प्रदर्शित करते हैं, और v1 को हम प्रारंभिक वेग कहते हैं, इसलिए u से प्रदर्शित करते हैं, प्लस at, अर्थात v बराबर u प्लस at। ये हमारे गति का पहला समीकरण है। अब हम चलते हैं गति के दूसरे समीकरण से। अब चलते हैं गति के दूसरे समीकरण पे। दूसरे समीकरण में हमें कुछ मानना पड़ता है। जैसे मान लेते हैं कि माना कोई पिंड u प्रारंभिक वेग से चलना शुरू करता है, जिसमें त्वरण कितना है a है, और a त्वरण होने की वजह से उस कुछ देर में उसका वेग कितना हो जाता है, v हो जाता है, और वेग v प्राप्त करते करते वो कितनी दूरी तय कर लेता है, s। फिर से शुरुआत करते हैं। माना कोई पिंड u प्रारंभिक वेग से a त्वरण लेकर के आगे बढ़ता है, जिससे कुछ समय बाद उसका वेग v हो जाता है। वेग v प्राप्त करते करते वो s दूरी तय कर लेता है। इसके आगे हम लिखते हैं, हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है। चाल बराबर दूरी बटा समय, यहाँ दूरी बराबर क्या हो जाता है, चाल गुणे समय। अगर दूरी बराबर चाल गुणे समय, समय तो हमने कितना मान रखा है t, दूरी हमने कितना मान रखा है s, लेकिन चाल हमारी निश्चित नहीं है। चाल कितनी है, u है और कभी v है, क्योंकि वस्तु जो भी गति कर रही है उसमें एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण है।
उसकी स्पीड लगातार बढ़ रही है या तो लगातार घट रही है, क्योंकि त्वरण के बारे में कल हमने अच्छे से जानकारी दी थी कि जिस भी पिंड में त्वरण होता है उस पिंड की जो गति होती है वो स्थिर नहीं होती है, या तो उसकी स्पीड बढ़ती रहती है या तो स्पीड घटती रहती है। यहाँ पे चाल के स्थान पे हम ना तो u लिख सकते हैं और ना ही v लिख सकते हैं। तो चाल के हम एक औसत मान को रखते हैं और औसत चाल निकालने के लिए अगर हम निकालें तो उसका प्रारंभिक वेग था u और अंतिम वेग था v। तो हम लिखेंगे गति गति प्रारंभ होने पर पिंड का वेग इज इक्वल टू u है और समाप्त होने पर वेग कितना है, v है। अगर गति प्रारंभ होने पर वेग u है और समाप्त होने पर v है तो औसत वेग बराबर हो जाएगा u प्लस v, अंतिम वेग धन प्रारंभिक वेग बटे 2। ये आ गया हमारा औसत वेग। अब इसी औसत वेग को यहाँ पे हम पुट अप कर देते हैं और गति के समीकरण को खत्म करते हैं। दूरी को हमने किससे नोट किया था, s से। चाल हमने कितने निकाल रखा है, u प्लस v बाई 2 और समय कितना माना था, t। t की वैल्यू को अंदर गुणा कर देते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस वी टी अपान 2। आगे बढ़ते हैं। s इज इक्वल टू, ये बटे अलग कर लेंगे, यू टी बाई 2 और v की वैल्यू हमें पहले समीकरण में पता है क्या होती है, v बराबर u प्लस ए टी और इसको t से गुणा कर देते हैं और बटे 2। s इज इक्वल टू यू टी बाई 2 प्लस ये t का गुणा हो जाएगा यू टी प्लस ए टी स्क्वायर और बाई 2 इसका भी कर देंगे, बाई 2 इसका भी कर देंगे। हाफ यू टी यहाँ है, हाफ यू टी यहाँ है, मिलकर के पूरी यू टी हो जाएगी और यहाँ पे आपका बच जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर। ये गति का आपका हो गया दूसरा समीकरण। अब हम बात करेंगे गति के तीसरे समीकरण के बारे में। तीसरा समीकरण बहुत ही आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं। गति का तीसरा समीकरण, गति के तीसरे समीकरण को प्राप्त करने के लिए बहुत ही आसान सा तरीका है हमारे पास कि हम पहले समीकरण का दोनों पक्षों में वर्ग कर दें। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर ये हो जाएगा आपका v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2u_a_t। आपको इसमें जो फार्मूला आपने लगाया वो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला लगाया है। आगे बढ़ते हैं। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, इसमें हमें ढूंढना है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आइए देखते हैं आपको ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कहाँ पे मिलता है। प्लस इन दोनों में आप 2a कॉमन ले लीजिए, हो या ना हो फिर भी ले लीजिए। वैसे कोई भी संख्या हम किसी भी संख्या से कॉमन ले सकते हैं, सिर्फ डिवाइड करने की बात होती है। अगर इसमें से हमने 2a कॉमन ले लिया तो आप ध्यान दीजिए a स्क्वायर टी स्क्वायर, इसमें कहीं 2 नहीं दिखाई दे रहा है। आप क्या करते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं, 2 से भाग कर देते हैं, जो कॉमन लेना था वो हमें मिल गया, जो बचा हुआ है वही लिख देते हैं। तो हम यहाँ से 2 से गुणा 2 से भाग करने के बाद हमने जो कॉमन लिया है वो लिया है कितना, 2a। अगर 2a कॉमन लिया अर्थात 2 से गुणा किया होगा, 2 से भाग किया होगा, 2a बाहर गया होगा तो बचा होगा अंदर कितना, a टी स्क्वायर बाई 2। यहीं पे
इसको हम पुट अप कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारा 80²/2 प्लस लगा हुआ है, लगा दिया, 2 और a जा चुका है, बचा कितना ut। अब यहां पे जो वैल्यू बची हुई है वो किसके बराबर है, s के बराबर। सो v² = u² + 2as। ये गति के 3 समीकरण हैं, इन्हें आप अच्छे से लर्न करिएगा, याद करिएगा। कल इस पे हम आपको आंकिक प्रश्न बताएंगे। धन्यवाद।